नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन फर्स्ट टर्म। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सभी बच्चों के डीपी से पहले, दुर्गा पूजा से पहले सभी स्कूलों में ये नियम है कि प्रयास किया जाता है कि दुर्गा पूजा से पहले सबका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम ले लिया जाए। सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम ले लिया है तो कुछ बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके होंगे और ख़त्म पे भी आ रहे हैं, या कुछ बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा, या जिसका होने वाला है उसके लिए मैं कुछ बता देता हूँ। शायद यह वीडियो थोड़ा लेट आया है, लेकिन प्रयास करता हूँ कि आपको जो भी इससे कुछ मदद मिल जाए। तो सबसे पहली बात है कि जो टॉपिक है आपका कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन फर्स्ट टर्म एग्जाम, हम क्यों करेंगे, हम 90 प्लस लाने का प्रयत्न क्यों करें, प्रयास क्यों करें, ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में कुछ परंपराएं जो हैं उसको आपको लेकर के चलना पड़ेगा। जो नियम बना हुआ है आपको वो लेकर के चलना पड़ेगा। आज मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ कि नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर लाकर, एक है विकास देव कीर्ति सर का बहुत अच्छा है, वो है कि स्मार्टनेस डजंट कम्स फ्रॉम बुक। तो उससे क्या होता है कि आप एक बच्चे हो, आपकी क्लास में बहुत अच्छी IQ लेवल है, लेकिन आप अच्छा भी बहुत नंबर ला रहे हैं और सामाजिक नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि समाज में मेल मिलाप से नहीं रह पा रहे हैं, तो आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो है डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि हम लोग 90 प्लस लाने का या 95 प्लस लाने का प्रयास क्यों करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसमें ये परंपरा बनी हुई है कि जिस लोगों का नंबर अच्छा नहीं है, वो पढ़ने में तेज नहीं है या वो अच्छे नहीं, उसको कहा जाता है भूसगोल विद्यार्थी। तो आपको उस परंपरा को लेकर के चलना पड़ेगा। आप समाज में रह रहे हैं तो समाज की कुछ नियम कानूनों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि ये हम लाने का प्रयास क्यों करें। और कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि हम समाज के बातों को लेकर चलेंगे क्यों। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको अगर समाज में प्रतिष्ठा पाना है, योग्य साबित करना है, एक मिनट, योग्य साबित करना है तो आपको नंबर लाना पड़ेगा एनी हाउ। एक था ना मिर्जापुर जो देखते होंगे, तो उनमें एक मुन्ना भैया का डायलॉग है कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता पता नहीं चले, सिद्ध न कर सके। तो वही है ये योग्यता, ठीक है। 90 प्लस 95 प्लस आप अगर ला रहे हैं तो समाज में आपको एक योग्य व्यक्ति की तरह देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि अब लाने के लिए आपको करना क्या क्या है। तो सबसे पहला बात है कि आप देख लीजिए कि आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम कितने दिन में, सबसे पहली बात। और सबसे पहली बात है कि आप एक डायरी रखिए, एक डायरी रखिए और उसमें कैलेंडर लिखिए। किसी का 15 से एग्ज़ाम होगा, किसी का 26 से एग्ज़ाम होगा, तो जितना दिन है उसने दिन को नोट कर लें। पहली बात कि डायरी लीजिए, जितना दिन है उतना नोट कर लें, ठीक। दूसरी बात है कि सब्जेक्ट्स जो है उसको आप एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखिए और उसमें लिखिए कि जो टॉपिक आपका डन है, जो हो गया है, जो नहीं हो गया है, टिक लगाइए, नहीं लगाइए, टिक लगाइए। ये सबसे पहली बात। अब 1 मिनट और जस्ट लगाएं। तो अब है क्या कि जो हो गया उसको लिख लीजिए, जो नहीं हुआ है उसको काटते जाइए। और एक बात कि अब हो गया है का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं उसको, नहीं, पढ़ना नहीं है, हम लोग को देखना है कि हमारा जो है किस कॉन्सेप्ट में, किस टॉपिक पे, मतलब क्या है कि पकड़ है। जैसे लाइट में आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों है। रिफ्लेक्शन में भी आपका इमेज फॉर्मेशन आएगा, आपका न्यूमेरिकल्स आता है, रिफ्रैक्शन में भी आता है, मैग्नीफिकेशन आता है। तो उसको टॉपिक वाइज लिखिए कि ये है, पकड़ है, टिक मारिए, नहीं है पकड़, काट दीजिए।
और आप किसी भी एग्जाम में, हम बोर्ड लेवल एग्जाम या किसी भी एग्जाम में हम आपको बताना चाहते हैं कि एग्जाम के टाइम में कुछ नया पढ़ने से बचिए। जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन जो है की ऑफ सक्सेस है, ठीक है। जितना रिवीजन कीजिए उतना आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि डायरी लिखिए, उसमें कैलेंडर लिख लीजिए, कितना दिन बचा हुआ है, डेज रिमेनिंग लिख लीजिए, कितना सब्जेक्ट है वो है, और उसमें आप बैठा लीजिए कि मैथ्स को डेली रखना है। मैथ्स डेली रखिए जो उसमें आपको मेहनत लगेगा। और जैसे एनसीईआरटी है, मैथ्स के एनसीईआरटी को एग्जाम्पलर पहले बनाइए, एग्जाम्पलर क्वेश्चन बनाइए। क्यों बनाइए एग्जाम्पलर? क्योंकि एनसीईआरटी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो माथा खराब हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाना, एनसीईआरटी का पहले एग्जाम्पलर बनाइए। दूसरी बात है इसका इंटेक्स, ऐसे तो सॉरी इंटेक्स बोलते हैं, तब इसका क्या कीजिए, कुछ कुछ ये कीजिए। जैसे आपका कुछ थ्योरम है उसको प्रैक्टिस कीजिए, राइट कीजिए। ये मत समझना नहीं है, अब जैसे आप एक सॉल्यूशन देख रहे हैं, समझना नहीं है, उसको राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बड़ी बात है। अब अगर आपके पास सुविधा उपलब्ध है, जैसे ओसवाल का आपका क्वेश्चन बैंक है, तो उससे कुछ कुछ मेन, जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ शायद इस बार कटा हुआ है, थेल्स थ्योरम का प्रूफ, इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का प्रूफ, तो ये सबको ना प्रैक्टिस करिए। ये सब मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग टॉपिक है, हल्का है, लोग प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो रट लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसको थ्योरम को आप लिख लीजिए और जितना हो उतना PYQ बनाइए। अब PYQ आएगा कहाँ से? क्वेश्चन बैंक नहीं है तो अभी से मैं बता रहा हूँ कि जितना जल्दी क्वेश्चन बैंक खरीदने का प्रयास करें उतना आपके लिए ज़्यादा लाभदायी होगा। क्यों बता रहे हैं, कुछ दिन के बाद दुर्गा पूजा आ जाएगा, दुर्गा पूजा में नहीं पढ़ेंगे, दुर्गा पूजा के बाद पढ़ना है, दुर्गा पूजा के बाद उस 10-12 दिन के अंदर में फिर छठ पूजा, दीपावली आएगा, दीपावली में भी आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, और ज्यों ही छठ पूजा खत्म होगा तब आपको लगेगा कि अरे अब एग्ज़ाम में 1 ही महीना बाकी है, अब तो पढ़ना पड़ेगा, और तब आप सोचेंगे कि हम कितना गेन कर लें, तो ये नहीं होने वाला। इसलिए आप अभी से क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। PYQ डेली मारिए, एक चैप्टर का PYQ, मतलब देखिए समझिए, आपको पहली बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो समझ में नहीं आएगा, तो है क्या ना कि शुरुआत में सेट, प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन बैंक इसलिए नहीं होता है कि आपको जितना क्वेश्चन है वो बन ही जाए। क्वेश्चन बैंक इसलिए दिया जाता है कि आप राइटिंग स्किल डेवलप कर लीजिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको एक बार देख करके बनाइए, फिर बिना देखे बनाइए। दूसरी बात है कि साइंस में क्या कीजिए कि इसका भी एग्जाम्पलर बनाइए। ओहो, एग्जाम्पलर बनाइए, ठीक है। और एग्जाम्पलर के बाद इसका इंटेक्स्ट भी बनाइए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंटेक्स्ट 90% बच्चों से नहीं बनेगा। तो इसके लिए करना क्या, सॉल्यूशन लीजिए, आप गूगल है सबके लिए, गूगल लीजिए और गूगल से एक बार देख के उसको राइट कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, तो इससे क्या होगा, राइटिंग स्किल डेवलप होगा। आप जैसे बच्चों को मैं देखता हूँ, आजकल का परंपरा बन गया कि कोई भी चीज़ लिखते हैं साइंस में, थ्योरी लिख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर खत्म हुआ, नहीं, उसको पॉइंट वाइज लिखना है, एकदम पॉइंट वाइज। जितना पॉइंट लिखोगे, जितना साफ लिखोगे, जितना सुंदर लिखोगे, उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया साइंस की बात। अब साइंस में भी आप प्रयास कीजिए कि इंटेक्स्ट, एक आप ओसवाल का मैं प्रीफर करूँगा, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लीजिए, क्योंकि साइंस में बहुत ऐसा जो वो है क्या बोलता है, क्वेश्चन से वो रिपीटेड होता है। क्वेश्चन बैंक PYQ मैं इसलिए बनाने बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीटेड होता है, और उससे क्या होगा कि क्वेश्चन एक ही रहता है लेकिन उसको पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, तो आपको क्वेश्चन टैकल करने का वो जो है आदत लग जाएगा। अब आता है कि SST में आपको क्या करना है। SST में पहली बात तो ये है, हिस्ट्री आपको सिर्फ NCERT से काम चलने वाला है नहीं, वो रटना पड़ेगा। उसके अलावा आप बिहार बोर्ड का एक बुक आता है हिस्ट्री का, वो ले लीजिए। सिविक्स आपका NCERT से काम चल जाएगा,
ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आपका काम चल जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश में हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आप एक हिंदी की भी पुस्तक रखें। हिंदी की पुस्तक रखना खराब बात नहीं है, ठीक है। समझने के लिए हम हिंदी की पुस्तक रख सकते हैं, ठीक है। हिंदी सरल भाषा है, तो हिंदी की पुस्तक हम रख सकते हैं एसएसटी में। और इसमें भी प्रयास कीजिए जितना पीवाईक्यू बनाने का, मतलब एसएसटी में तो एकदम कंफर्म है कि आपको पीवाईक्यू मानना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि इसके क्वेश्चन कुछ नए नहीं निकलते, क्वेश्चन वही रिपीटेड रहता है। हर 2-3 साल के अंदर वो क्वेश्चन क्या आता है, फिर से घूमते रहता है। जैसे आप देखिएगा फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में नेपोलियन कोड, आप देखिएगा सेकेंड चैप्टर में सत्याग्रह और मीन बाय सत्याग्रह, क्या मतलब है सत्याग्रह का। तो वैसे वैसे क्वेश्चन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, ड्रॉबैक, तो उसका क्या होता है क्वेश्चन घूमते हैं। अब आता है इंग्लिश का। इंग्लिश का ना एक गोल्डन बुक आता है, इतनी मोटी सी बुक आएगी गोल्डन की, मैं बुक प्रीफर कर रहा हूँ गोल्डन। देखिए साइंस में एस चांद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ साइंस में एस चांद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम टेकिंग है वो, ठीक। तो अब आता है कि गोल्डन लीजिए, समरी पढ़िए उसका। और गोल्डन के साथ गोल्डन में एक दिया हुआ रहता है हॉर्स करके, या मैथ्स का भी क्वेश्चन बैंक आप लीजिएगा साइंस का, तो उसमें हॉर्स रहता है। हॉर्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन। अगर आप गोल्डन के सिर्फ हॉर्स को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जितना लिटरेचर वाला है क्वेश्चंस वो सॉल्व है, मतलब कि उसको सिर्फ रटना नहीं है। एक क्वेश्चन है, कम से कम 3 बार उसको राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। जैसे बच्चे को लिखाते थे ना, राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बहुत अच्छे राजा थे, तो उसको लिखना है बोल बोल के, ठीक। अब आता है हिंदी। हिंदी की कोई मुझे विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं संस्कृत में पढ़ा था 10th में। तो अब एक दो चीज और है कि टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। मैथ्स है, समझिए 10 तारीख को मैथ्स है, सॉरी 10 छोड़िए 20 को मैथ्स है, 25 को साइंस है, 27 को इंग्लिश है, और 28 को आपका सपोज कुछ भी है एसएसटी है। तो मैथ्स पे 2 आवर, हो सके तो 2.5, 1 आवर, जो नज़दीक हो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। इस पे भी दे दीजिए 1 आवर और इस पे ½ एन आवर। और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ के या किसी भी बच्चों की ये मानसिकता बन चुकी है कि ट्यूशन पढ़ना चाहिए, वो नहीं है। सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप जो है सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ स्टडी आप जितना कीजिएगा उतना आपके लिए क्या है, फायदेमंद है। सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं आप, अगर 10 ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं, वो ऐसे आएगा, ऐसे बाउंसर चला जाएगा, ठीक। और बात है एक तो चीज कि इस चीज में आपको कुछ कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, ये बहुत आसानी से होने वाला नहीं है, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है, तो सबसे बड़ी जो कठिनाइयां हैं वो है डिस्ट्रैक्शन। किस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, तो बहुत चीज प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होता है। अब बताते हैं डिस्ट्रैक्शन किस प्रकार का। तो अब बैठे हैं पढ़ने, मम्मी बोल दी कि बउआ ऐसा करो, तुम बाहर से क्या करो, 1 kg चीनी लेते हैं, ये है डिस्ट्रैक्शन। लेकिन ये असल में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये आपका कर्तव्य है, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपको पता नहीं चलेगा, जो डिस्ट्रैक्शन नहीं है आप उसको डिस्ट्रैक्शन कहेंगे। कहने का मतलब ये है, फ़ोन को हमेशा दूर रख के पढ़ना है, फ़ोन को हमेशा क्या करके रखना है, दूर रख के पढ़ना है। जो बच्चे फ़ोन से पढ़ते हैं वो प्रयास करें कि पापा के फ़ोन से पढ़े, या वीडियो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो डाउनलोड कर लीजिए उसको, और
एरोप्लेन मोड पर एरोप्लेन मोड पे करके उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन, आपके दोस्त बोलने कि अरे संडे है क्या है आज नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना। दूसरी बात है कि कुछ बच्चे आपके ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि अरे तुम पढ़ के क्या बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, 2 दिन तो बचा है मत पढ़ो। अरे वो ही 2 दिन में हम बहुत चीज़ कर लेंगे। आपको हमको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम सब जानते हैं। तो आपको ज्ञान देने का कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग ज्ञान देते हैं 2 दिन में बन के आईएएस बन जाएंगे, वही 2 दिन। असल में 2 दिन नहीं, 24 दूनी 48 घंटा है हमारे पास। 2 दिन नहीं है, 24 दूनी 48 घंटा। 48 घंटे में लोग यहाँ से दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो आता है डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन से आएगा, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। सबसे बढ़िया तो डिस्ट्रैक्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक स्क्रॉल करते रहिए, आपको उससे भी सॉफ्ट एडिक्शन आपका लग जाएगा रील्स का। मतलब ऊपर करते जाइए, आपका उसका कोई था ही नहीं बचेगा। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का प्रयास कीजिए। और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप लोग बोलिए तो मैं बता सकता हूँ, जैसे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में है कि पहला चैप्टर जो साइंस का है, हम लोगों को क्यों आवश्यकता हुई केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करना सीख जाइए। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लीजिए, कहाँ का रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है वो देख लीजिए। सेकेंड चैप्टर में अगर आपका एसिड बेस सॉल्ट है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद एसिड डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। और क्या होता है कि हम लोग जनरली क्या होता है कि इसको सोडियम को पोटेशियम को बाहर क्यों रखते हैं, ये पढ़ लीजिए कि ड्यू टू हाई रिएक्टिव मैटर दे केप्ट इन केरोसिन, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेगा। अब आता है कि अगला चैप्टर जैसे आपका मेटल नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट बिटवीन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। फिजिकल तो पता ही होगा, सोनोरस है, डक्टिलिटी है, मेलिबिलिटी है, ये तो आराम से हो जाएगा। फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उसके केमिकल प्रॉपर्टी पर ज़्यादा ध्यान देना। आपको क्वेश्चन भी किस प्रकार से आएगा बता देते हैं। क्वेश्चन पर आएगा जैसे आपका एक फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन था कि क्विकलाइम रिएक्ट किया वाटर से, तो देगा सब्सटेंस ए रिएक्ट विथ वाटर, और वाटर लिखेगा नहीं H2O, गिव्स अ कुछ देगा कि वाइट सब्सटेंस, तो थोड़ा गीला सब्सटेंस, तो वो क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब बता नहीं रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सब्सटेंस आपका CaO हो जाएगा, H2O और ये बना लेगा CaOH होल 2, और इसका बोल देगा प्रॉपर्टी लिखने। मार्किंग स्कीम होगा, 1 नंबर इस पे मिलेगा, 1 इस पर नंबर इसमें मिलेगा। 3 नंबर का है तो इसके बारे में कुछ बता दीजिए, कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है ये आपका हो जाएगा। उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े होंगे, डिफरेंशियल बिटवीन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब भी आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। ये सब। और एसएसटी में क्या, एसएसटी में ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्योग्राफी में तो हम नहीं पढ़ा है, तो एसएसटी में हिस्ट्री में बता सकते हैं कि नेपोलियन कोड पर ध्यान दे दीजिए, नेपोलियन कोड का। फिर एसएसटी में ऐसे नोट्स तो बहुत अच्छे तरीके से लिखवाए हैं, और नोट्स से अगर नहीं बात बनती है तो वीडियो उपलब्ध है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है वैसा वीडियो दूसरे चैनल पे मेरा उपलब्ध है, क्यूरियस हब, तो उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। और कुछ अब असुविधाएँ हैं, जैसे देखिए वो क्या रहा है कि साइंस में आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कमेंट कीजिए, उस पर आपको अलग से वीडियो हम बना दिया करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो आप मैथ्स का ही कोई टॉपिक हो, एसएसटी का कोई टॉपिक हो, या आपका साइंस का कोई टॉपिक हो, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।